नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। दुनिया भर में आज कैंसर जागरूकता के लिए विश्व कैंसर दिवस मनाया जा रहा है और हिंदुस्तान में कैंसर के मरीजों की संख्या में जबरदस्त जो इजाफा हो रहा है वो वाकई में चिंता का कारण है। इतनी बड़ी संख्या में हमारे आसपास चारों तरफ हम नजर डालते हैं, कैंसर के पेशेंट्स हमारे घर परिवार और समाज को लगातार चिंता का कारण बने हुए हैं। तो आखिर हिंदुस्तान कैसे कैंसर का बड़ा गढ़ बन रहा है, क्यों बन रहा है, क्या कारण है और क्या इसके समाधान है, इन तमाम पक्षों को समझने की कोशिश हमारे खास मेहमानों के साथ आज विश्व कैंसर दिवस पर करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर वीना आचार्य हैं जो कि कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं राजस्थान हॉस्पिटल जयपुर में। हमारे साथ डॉक्टर आशीष गुप्ता है, सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर शुभम गर्ग हैं, आप सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर प्रभात रंजन हैं, आप सीनियर पैथोलॉजिस्ट हैं पटना से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। न्यूज 24 में हमारी हर दिन कोशिश होती है कि देश के अलग अलग हिस्सों के एक्सपर्ट्स को हम एक साथ लेकर आम आदमी, आम जनता के उन हितों और पक्षों को देखें, जाने, समझें, जिससे कि पत्रकारिता का जो धर्म है हम उसे पूरा कर सकें। उम्र के हिसाब से कैसे प्रभावित होता है कैंसर, सवाल ये है। उत्तर काल में जिन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, समय रहते कैसे जानलेवा बीमारी कैंसर की पहचान की जा सकती है, क्यों इतनी बड़ी संख्या में कैंसर बढ़ रहा है, कैंसर के प्रति जागरूकता की कमी है या मौत का आंकड़ा किसी और दूसरे कारण की वजह से बढ़ रहा है। मेडिकल साइंस देश और दुनिया में इतना डेवलप हो चुका है, लेकिन कैंसर का ट्रीटमेंट अभी भी एक बहुत बड़ी परेशानी। हालांकि कुछ स्टेजेस शुरुआती हैं, उनमें समाधान मेडिकल लेवल पर हो भी रहा है, ट्रीटमेंट हो भी रहा है। तो ये तमाम पहलू हैं जिनका हमारे खास मेहमानों के साथ हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। शुरुआत में डॉक्टर वीना आचार्य आपसे करती हूँ। बीइंग ए वुमेन, आप इस बात को और ज्यादा बेहतर ढंग से देख पाएंगी कि जितने कैंसर के पेशेंट्स आ रहे हैं उसमें अगर परसेंटेज हम महिलाओं का देखें तो कितने प्रतिशत महिलाएं हैं जो हिंदुस्तान में, अगर आज हम पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में हिंदुस्तान की बात करें डॉक्टर वीना आचार्य, तो हिंदुस्तान में महिलाओं का कैंसर पेशेंट्स में रेशो कितना है? दुनिया में जितने भी कैंसर हैं उसमें से 3/4 पॉपुलेशन हमारे देश में है कैंसर का। इट इज मीन 1/3 बर्डन जो कैंसर का वो हिंदुस्तान में है। उसका जो मुख्य कारण जैसे आप पूछ रहे हैं कि किस तरह का है, कि सबसे पहले कि हमारे यहाँ पे कैंसर के बारे में जागरूकता नहीं है और उसके बारे में कैंसर का बहुत ही आखिरी स्टेज में जब वो पूरी तरह से हो जाता है कि कैंसर हो गया तो डायग्नोसिस है। और हर 8 मिनट में एक महिला सर्वाइकल कैंसर से डेथ होती है और ब्रेस्ट कैंसर का भी नंबर 1 पे आ रही हैं। और देखा गया है कि 2022 में जो आंकड़े आ रहे थे कैंसर के, उससे 14.5 लाख कैंसर के मरीज हर साल आ रहे थे। अब वो महिलाओं में वो कैंसर की दर बढ़ के 20 लाख हो गई है। तो ये आप जो कह रहे हैं कि कमी होने की जगह बढ़ रहे हैं केस, ये बिल्कुल सही बात है कि कैंसर की संख्या दिन पे दिन बढ़ रही है। अब उसके कई कारण हो सकते हैं कि डायग्नोसिस ज्यादा होने लग गया है या खान पान में, और भी बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से, पर महिलाओं में कैंसर पुरुष की संख्या में अब देखा है कुछ प्रतिशत ज्यादा हो गए हैं। जी, महिलाओं में प्रतिशत बढ़ गया है। वैसे तो महिलाओं का रेशो तुलनात्मक रूप से कम है पुरुषों की संख्या के लिहाज से देखें तो। आज भी उस रेशो को हम भर पाने में या बराबर लाने में सक्षम नहीं है, लेकिन उसके बाद भी महिलाओं की संख्या कैंसर पेशेंट्स को लेकर ज्यादा है। एक पक्ष महिलाओं का हुआ। डॉक्टर आशीष गुप्ता, आपके पास आती हूँ। युवाओं की अगर हम बात करें तो युवाओं में, क्योंकि बीइंग ए युवा यूथ डॉक्टर, यंग डॉक्टर, आप देखते हैं कि युवाओं में कैंसर के किस किस तरह के केसेस आ रहे हैं और वो क्यों आ रहे हैं? आपने बिल्कुल सही कहा कि इंडिया इज रैपिडली बिकमिंग दी कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। हमें यूथ के अंदर इंडिया में कैंसर के केसेस बल्कि 10 साल पहले देखने को मिलते हैं बहुत सारे कैंसर्स के अंदर। और उसके कई सारे कारण हैं। फॉर एग्जांपल जैसे लंग कैंसर की बात करें तो इंडिया में लंग कैंसर 10 साल पहले पाया जाता है वर्सेस द वेस्ट। और इसका एक बहुत बड़ा कारण हमारे यहाँ का एयर पोल्यूशन, जो अभी अभी रिसेंटली तक एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी हमारे लिए। हम कहते हैं कि ओवर 55 सिगरेट्स, एक दिल्ली जैसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में हम रह रहे हैं, वी आर स्मोकिंग विदाउट इवन स्मोकिंग एनी सिगरेट्स।
तो इवन नॉन स्मोकर्स में हम जो इस कैंसर को देखते हैं, यंग लोगों में देखते हैं, अ बिग रीजन ऑफ दिस इज थिंग्स लाइक पोल्यूशन। दूसरे कारण यंग लोगों में अगर मैं खासकर बात करूं तो जो लाइफस्टाइल है, जो हमारा खाना पीना है, राइट, कैंसर इज बेसिकली गांठ है। और हम कभी भी कोई केमिकल्स हम लेंगे अपनी बॉडी में, चाहे अनजाने लें चाहे जानबूझ के लें, जानबूझ के यानी कि टोबैको, अल्कोहल, बीटल नट यानी कि पान सुपारी एक्सेट्रा, और अनजाने में यानी कि जो पेस्टिसाइड, सेम केमिकल्स जो हमारे खाने में स्प्रे होते हैं और फिर वो हमारे दूध के जरिए, हमारी सब्जियों के जरिए, या इवन जो प्रिजर्वेटिव्स हैं, जो पैकेट वाला खाना है आज के दिन, जो काफी कॉमन हो, जो आज के दिन काफी कॉमन होता जा रहा है, इन सारे केमिकल्स के कारण यूथ के अंदर वी आर सीइंग अ लॉट मोर केसेस ऑफ कैंसर टुडे। तो ये तमाम जो कारण है वो हमारी जीवन शैली से जुड़े हुए हैं। युवाओं में कैंसर के केसेस बढ़ भी रहे हैं क्योंकि युवाओं की जीवन शैली ही हमारी सबसे ज्यादा जो है वो प्रभावित हो रही है आज के दौर में। खाना पीना इसका एक बड़ा कारण है। पेस्टिसाइड अलग अलग कारणों से या प्रिजर्वेटिव्स में जिस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं, या तमाम और कारण आपने बताए। युवाओं की बात की, महिलाओं की बात की, बच्चों में डॉक्टर शुभम गर्ग, क्या बच्चों में भी इस तरह की केसेस सामने आ रहे हैं? पहली बात। और दूसरी बात, सीनियर सिटीजन, ये दो वर्ग बचते हैं, इन दोनों की अभी स्थिति कैसी है हमारे देश में? मैम, हमारा जो पॉपुलेशन है वो एक ग्रोइंग पॉपुलेशन है। हमारे यहाँ जो एवरेज एज है जो हम आजकल सोसाइटी में देखते हैं वो एवरेज एज 28 है। मतलब जो हमारा पॉपुलेशन है इट इज मोर ऑफ अ मिडिल एज पॉपुलेशन। बट ये देखा गया है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है कैंसर के रिस्क बढ़ते जाते हैं। आज से जब हम आजाद हुए थे एवरेज एज थी 36 साल 37 साल, बिकॉज तब लोग इन्फेक्शन से मर जाते थे, गरीबी से मर जाते थे, फ्रीडम स्ट्रगल में मर जाते थे। बट अब जब हम एक एफ्लुएंट सोसाइटी बन गए हैं, वी आर सीइंग पीपल लिविंग लॉन्गर। नाउ एवरेज इंडियन एज इज 67-68 ईयर्स। तो 30 साल जब आपका एज बढ़ जाता है तो कुछ एज रिलेटेड बीमारियां ऑलरेडी कैचअप कर जाती है। एंड जैसे डॉक्टर आशीष ने बताया, जो बीमारियां हैं दे आर रिलेटेड टू एक्सपोजर। जितना ज्यादा आपको एक्सपोजर होगा उतना ज्यादा आपको बीमारी होने का रिस्क है। तो जैसे ही एयर पोल्यूशन की बात करें, जितने साल आपको एयर पोल्यूशन का एक्सपोजर रहेगा उतने साल आपको बीमारी होने का रिस्क है। तो इसीलिए ये जो बीमारियां है हमें ये ओल्डर एज में ज्यादा मिलती है। अच्छी बात यह है कि हमारा जो ओल्ड एज जनरेशन है वो भी बहुत फिट होता जा रहा है। इट इज बहुत अनकॉमन नहीं है कि हमारे पास 70-75 साल का कोई मरीज आते हैं और चलते हुए आते हैं और वो लगते हैं 60-65 साल के। सो इवन उनमें जो हम बीमारियां देख रहे हैं उनका भी अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है। बट व्हाट इज अलार्मिंग इज कि जो न्यू जो हम आप बात कर रहे हो बच्चों में, जो पीडियाट्रिक एज ग्रुप में हमें अब बीमारियां दिख रही है, दैट इज वेरी शॉकिंग। बिकॉज इसका मतलब है कि जब वो पेट में थे या जैसे ही उनका जन्म हुआ, दे हैव बीन एक्सपोज्ड टू सम केमिकल्स या उनमें जेनेटिक चेंजेस ऐसे आए हैं जिसकी वजह से उनमें बीमारी बहुत जल्दी आई। बिकॉज उनकी उम्र ही कितनी है, उनको एक्सपोजर नहीं मिला है। बट दीज आर चेंजेस विद इन देम और इन यूट्रो, यानी जब वो गर्भ में थे तभी उनको कुछ ऐसे एक्सपोजर हुए जिस वजह से बीमारी दिख रही है। एंड ये परसेंटेज भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। जी बिल्कुल। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि कैंसर के पेशेंट्स जब पहुंचते हैं डॉक्टर्स के पास तो वो सीधे इस बात के लिए जाते हैं कि वो अलग अलग प्रॉब्लम्स के साथ जाते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम। और जब जांच होती है अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स की, अलग अलग ब्लड चाहे जांच हो चाहे कुछ और, उसमें पता चलता है कि भाई आप तो सिर्फ, जैसे आपने कहा कि एक तो गांठ होती है, ट्यूमर होती है, तो एक ट्यूमर सिग्निफिकेंस है, लेकिन उससे पहले जो पैथोलॉजी के स्टेज पर डॉक्टर प्रभात रंजन, किस किस तरह के पेशेंट आते हैं और शॉक्ड होते हैं, सरप्राइज होते हैं कि उनकी रिपोर्ट देखने के बाद पता चलता है कि ये कैंसर की तरफ जा रहे हैं। हाँ, थैंक यू डॉक्टर मीना शर्मा। अभी यदि हम इंडिया की डेमोग्राफी की बात करें, कैंसर डेमोग्राफी की, तो 2-3 सिग्निफिकेंट चेंजेज आए हैं। क्योंकि मैं 2011 से पटना में सेंटर है हमारा, और जो भी कैंसर के ज़्यादातर पेशेंट आते हैं उनका बायोप्सी एपीएनसी वगैरह हम लोग करते हैं। तो एक सिग्निफिकेंट चेंज ये आया है कि एज इज नो वार। पहले ये होता था ना कि 50 से 60 साल में रेक्टम के कार्सिनोमा होते हैं। तो इन 10 सालों में मैंने रेक्टम के
कई पेशेंट कार्सिनोमा के 18 से 22 साल 23 साल की उम्र में किए हैं, जो कि अनएक्सपेक्टेड है, और वो भी वेल डिफरेंशिएटेड, ये नहीं कि पोअरली। उनकी कोई जेनेटिक फैमिली हिस्ट्री या जेनेटिक हिस्ट्री या इस तरह की प्री डिस्पोजिंग फैक्टर नहीं थी। न, शुद्ध शाकाहारी लोग ऐसे भी पॉजिटिव हुए हैं 18 से 22 में, जो कि अनबिलेबल। तो ये जो सर बोल रहे थे केमिकल्स खाने पीने का एक्सपोजर, मे बी कि उसने वहां पे ज्यादा झटका मारा उस बंदे में, इसलिए हुआ। दूसरा सिग्निफिकेंट चेंज जो है, जो मैडम आचार्य भी बोल रही थी, कि शहर और गांव, आप कैंसर की यदि बात कर रहे हैं तो एक डेमोग्राफी में नहीं सोच सकते, दोनों में एक अप्रोच नहीं कर सकते हैं। शहर के ज्यादातर पेशेंट्स स्टेज 1 और 2, ज्यादातर 2 में पकड़े जाते हैं, क्योंकि यदि उनको कुछ भी हो रहा है, ब्रेस्ट में गांठ है या कोई लंबे टाइम से पैकेटने में खून आ रही है, बलगम में खून आ रही है, तो डिफरेंट डॉक्टर्स के पास इजिली विजिट करते हैं, और किसी न किसी डॉक्टर को ये समझ में आ जाता है कि 6 महीने से इसका ये प्रॉब्लम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो इसकी बायोप्सी या कुछ ऐसी टेस्ट करना चाहिए, वो इजिली कैच हो जाते हैं। गांव के जो हमारे पेशेंट्स हैं, वहां पे 2-3 सिग्निफिकेंट इश्यूज हैं। एक तो उनका आदत है छिपाना, महिलाओं को, पुरुषों को। अब कोई 60 साल के बाबा जी हैं, उनके पेशाब के रास्ते में घाव हो गया, जो कार्सिनोमा अपेंडिस बोलते हैं, वो तो रोज दिखता है उनको 3 में 4 बार 5 बार, लेकिन वो ये किसी को नहीं बताते हैं। किसी महिला को ब्रेस्ट कैंसर है, ब्रेस्ट में गांठ हो गई है, तो जेठानी को नहीं बता रहे हैं, सास को नहीं बता रहे हैं, सास को है तो सास बहू को नहीं बता रही हैं। तो गांव के जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जांच कराने के लिए, वो मैक्सिमम 3rd और 4th स्टेज में आते हैं। जब आप उसको डायग्नोज करके ट्रीट करने जाते हैं, तो आपका एक्सपेंस उस किसान फैमिली का 30 से 40% बढ़ जाता है, क्योंकि सेकेंडरी सपोर्टिव थेरेपी भी उसको देनी पड़ती है, क्योंकि एडवांस स्टेजेस हैं, सर्जरी बदल जाती है, तो कॉस्ट उनका बढ़ गया, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारे पास बहुत मिनिमम आया। सो उनका डबल लॉस होता है, एक मैन पावर का, प्लस वो जमीनें बेच के, जेवर बेच के इलाज कराते हैं। तो ये समस्या वहाँ डबल हो जाती है उनकी। अब यही पेशेंट्स यदि आपके स्टेज 1 और 2 में डायग्नोज हों, तो 100% क्योर होते हैं। युवराज सिंह, मनीषा कोइराला, शरद पवार और भी बड़े बड़े नाम इसलिए नहीं ठीक हो गए कि इनके पास पैसे ज्यादा था या पावर ज्यादा था, बस ये हुआ कि वो स्टेज 1 में डायग्नोज हुए, इसलिए 100%। आज के तारीख में सर भी बता रहे थे 95% कैंसर्स के जो प्रकार हैं वो 100% क्यूरेबल्स हैं, इतनी एडवांस मेडिसिन आ गई हैं। और 5% जो नहीं भी क्यूरेबल हैं, उनमें लॉन्गेटिविटी बढ़ जाती है, 5 ईयर सर्वाइवल जो हम बात करते हैं। सो गांव में ये अभी बहुत पीछे है। इसके कारण से हमारा जियोग्राफिक जो सर्विलांस है, हम इलाज के लिए सारे इंस्टीट्यूट में व्यवस्था है, वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर, लेकिन ग्रास रूट पे आपका यहाँ स्क्रीनिंग या इन्वेस्टिगेशन अब उन बूढ़े बाबा को है या लेडीज को है, जी डॉक्टर हम प्रभात, बता देंगे तो हमारे पोता का शादी नहीं होगा। जी जी, ये जो माइंडसेट है, ये जो माइंडसेट है, डॉक्टर प्रभात आप अपनी बात पूरी करिए। जी, तो ये जो उनका माइंडसेट है कि नहीं बताना है, डिफरेंट सोशल स्टिग्मा है, जैसे पहले टीवी के बारे में होता था, लेप्रोसी के बारे में होता था, तो इसलिए भी वो नहीं बताते। दूसरा, वहाँ सुविधाएं नहीं है डॉक्टर्स के पास उतने इजिली अप्रोच करने की, वहाँ पे डिस्टेंस पे डॉक्टर्स हैं उनसे। तो इस 2 कारण से आपके कैंसर्स वहाँ स्टेज 3rd 4th में मिलते हैं, जो कि रियली बर्डन है किसी भी हॉस्पिटल के लिए। जी, तो एक तो डेमोग्राफिक जो बड़ा आपने फर्क बताया कि ग्रामीण और शहरी परिवेश में, लेकिन रेडियोथेरेपी आप एक साथ 100 आदमी का नहीं कर सकते। जी जी, डॉक्टर प्रभात, आपने 2 इम्पोर्टेंट बातों की तरफ इशारा किया जो हमारे देश के नागरिकों को, हिंदुस्तान की समाज को जरूर समझने की जरूरत है। एक तो ये कि शहरी और ग्रामीण परिवेश में एक बहुत बड़ा जानकारी का अभाव है। जहां शहरों में स्टेज 1 और 2 में जानकारी जहां मिल जाती है, वहां ग्रामीण परिवेश में लोग उतने जागरूक नहीं हैं, पहली बात। और दूसरी बात, वहां लोग डरते हैं कि अगर बता दिया तो पता नहीं कौन सा तूफान आ जाएगा, जैसे कैंसर ना हो गया, कोई छुआछूत की बड़ी बीमारी हो गई।
ये माइंडसेट हमारा अलग अलग बीमारियों को लेकर अलग अलग समय में रहा है, इससे हम निकल नहीं पाते हैं। लेकिन डॉक्टर वीना आचार्य, सवाल ये है कि महिलाएं कब इस बात की तरफ गंभीर हो कि उनकी ये परेशानी उन्हें कैंसर की तरफ लेकर जा रही है। सिम्टम्स जो हैं वो एक एक करके बताइए जरा। मैं सबसे बड़ी बात तो आपको ये बताना चाहती हूँ यूथ के लिए कि आजकल जो ये लिविंग टुगेदर का रिलेशन हो गया है ना, वो एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है और वो एक बहुत बड़ा कारण है सर्वाइकल कैंसर का। तो जो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर हो जाते हैं या उनका यौन संबंध बहुत अर्ली एज में होने लगता है, उसको इस कैंसर की होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं एक तो ये मैसेज कहना चाहती हूँ कि मैं बार-बार लड़कियों को भी समझाती हूँ कि अगर अब ये लिविंग टुगेदर रिलेशन रखेंगी या सेक्सुअली एक्टिव अर्ली एज में हो जाएँगी, तो इसकी लॉन्गेविटी लंबे टाइम तक रहने से सर्वाइकल कैंसर होने की बहुत ज़्यादा संभावना बढ़ सकती है। क्योंकि ये वायरस इन्फेक्शन है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। तो ये इस वायरस के इन्फेक्शन के कोई साइन सिम्टम्स नहीं होते हैं और कुछ भी इसका नहीं होता है। तो यंग एज में अगर इन्फेक्शन हुआ है, पर लकीली इसका विंडो पीरियड इतना लंबा है कि इन्फेक्शन से कैंसर होने में कम से कम 8-10 साल लग जाते हैं। डॉक्टर साहब ने जैसे बताया खान-पान का, अगर किसी की इम्यूनिटी अच्छी है, खान-पान अच्छा है, तो उसमें ये वायरस इन्फेक्शन ऑटोमेटिकली डॉक्टर वीना आचार्य, बीच में आपको 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगी। ये जो 8 से 10 साल का पीरियड आपने बताया कि कैंसर तक डेवलप होने में वायरस को इतना समय लग जाता है, इस 10 साल के पीरियड में कौन से सिम्टम्स होते हैं जो आपको अलर्ट करते हैं, जो महिलाओं को सोचने पर मजबूर करते हैं कि आप ये अभी अच्छी स्थिति में नहीं हैं? ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा कि ये वायरस का जो इन्फेक्शन है, तो ये मैं बता देती हूँ कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का मतलब नहीं कि कैंसर हो गया है। तो इसके लिए मेरी ये राय है कि हर महिला को 25 से 45 साल की उम्र में अपना स्क्रीनिंग टेस्ट करा लेना चाहिए। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन के कोई साइन सिम्टम्स नहीं होते हैं। सिर्फ ऐसा हो सकता है कि अनहेल्दी डिस्चार्ज हो रहा है या कोई प्रॉब्लम से पर ये डायरेक्टली कोई इफेक्ट नहीं करता। तो रेगुलर या फिक्स सिम्टम्स अपन नहीं बता के किसी को। तो मेन बात ये है कि इतने लंबे पीरियड में हर महिला को अपनी स्क्रीनिंग जरूर करवानी चाहिए, चाहे उसे कोई सिम्टम हो या नहीं हो। क्योंकि अर्ली जो सर्विस की कोशिकाओं में जो बदलाव आएगा वो पैप्स स्मेयर, लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी, इनसे पता लग जाएगा और इस टेस्ट में कोई भी तकलीफ नहीं होती है। तो हर महिला को, जैसे बाहर की कंट्री में इंश्योरेंस में जरूरी है कि वो अपना पैप्स स्मेयर कराए, हर महिला के लिए जरूरी है कि ये, क्योंकि ये 100% क्यूरेबल है अगर वो प्री इन्वेजिव स्टेज में डायग्नोस हो जाता है। तो हम इस वायरस का भी पता लग सकते हैं, एचपीवी वायरस के लिए भी टेस्ट है जिसके द्वारा पता लग सकता है कि इस महिला को एचपीवी इन्फेक्शन हो गया है। देन उसको हम रेगुलर फॉलोअप में लेते हैं। तो ये मेरी एक मैसेज है कि सभी महिलाओं को अपनी जांच जरूर करवानी चाहिए और टेस्ट के द्वारा ही इसका पता लग सकते हैं। इसके कोई पर्टिकुलर साइन सिम्टम्स नहीं है कैंसर बनने के पहले। तो कैंसर की बहुत लंबा विंडो पीरियड है हमारे पास में, तो इसीलिए कहा जाता है कि हर महिला को अपना टेस्ट जरूर कराना चाहिए। और ये जो आप बता रहे हैं रहन सहन का, डॉक्टर साहब ने भी बहुत जोर दिया है कि जो रहन सहन बात है वो महिलाओं के लिए, तो लड़कियों के लिए खासतौर से यूथ के लिए जरूरी है कि वो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर और अनहेल्दी एटमॉस्फेयर, और उससे ये इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये इन्फेक्शन अगर बहुत सारे सेक्सुअल पार्टनर, एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कैंसर के पेशेंट्स बढ़ने का, युवाओं में बढ़ने का जो कारण डॉक्टर वीना आचार्य ने बताया है, वो ये कि आज की जो जनरेशन है वो जल्दी जल्दी जो अपने पार्टनर्स बदलती हैं और समय से पहले सेक्सुअल लाइफ में जो इन्वॉल्वमेंट हो रहा है वो एक बहुत बड़ा कारण है, जिसकी वजह से हमारे देश में, हमारे यहाँ पर एक बहुत अलग तरह का सोसाइटी डेवलप हो रहा है, जहाँ पढ़ने के लिए बच्चे घर से बाहर जाते हैं और पेरेंट्स जो हैं वो उन बच्चों पर उस तरह से, दरअसल ये सेल्फ डिसिप्लिन की बात है, लेकिन वो सेल्फ डिसिप्लिन आता तभी है जब पेरेंट्स के बच्चे बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और उनसे अपनी बात शेयर कर सकते हैं। बहरहाल मुद्दा ये है कि हमें कैसे कैंसर से हमारी नई पीढ़ी को बचाना है।
एक बात ये हुई जो आपने जो डॉक्टर बात कही है बिल्कुल सही कही है कि जो लड़कियां मेरे पास आती हैं उनके पेरेंट्स तो गांव में रह रहे होते हैं, वो बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेजे रहते हैं, वो अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ रह रही होती हैं एंड दे आर हैविंग सो कंफर्टेबली दे आर टेलिंग कि मेरा ये बॉयफ्रेंड है, मैं इसके साथ रहती हूँ, आई हैव स्पेंडिंग टाइम। और मैंने तो आपके पेरेंट्स की वहाँ पर टीचर हैं झुंझुनू में या गांव में, तो ये जो इन्वायरमेंटल चेंज हो रहा है ना, और जो हमारा जो कह रहे हैं, और ये बहुत बड़ा डेंजर है आगे जाके कि हम एक तरफ कह रहे हैं कि हम रोकथाम करें, पर जब तक कि सेल्फ जो है, और इस सर्वाइकल कैंसर के लिए तो बहुत जरूरी है कि वो सेक्सुअल जो रिलेशन है वो कम से कम रखे और उसके लिए डिसिप्लिन में रहे। और दूसरी बात है जो डॉक्टर साहब ने बताई है, महिलाओं में तो ये बहुत बड़ी समस्या है कि अगर उनको कोई भी समस्या होती है तो वो अपने हस्बैंड को बताने में भी हिचकिचाती है, तो परिवार में तो किसी को बताती है। फिर हिंदुस्तान में हर आदमी डॉक्टर है, वो अगर कुछ समस्या बता भी देती है कि मेरे महीना ज्यादा आ रहा है, महीने में 2 बार आ रहा है, काफी है, तो वो ट्रीटमेंट घर में ही बता देती है, वो कभी ये राय लेती है डॉक्टर से। तो उसकी वजह से ये स्टेज लेट स्टेज में आती हैं, जबकि उनका ट्रीटमेंट थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, और तब हम लोगों के लिए मुश्किल। अगर वो स्टेज में आ जाए तो वी विल डेफिनेटली क्योर देम। राइट, ऑल राइट मैम, जरूर हमारे दर्शक जो इस बात को सुन रहे हैं वो जरूर समझेंगे कि उनके घरों में जो महिलाएं हैं, अगर वो किसी इस तरह की परेशानी का सामना कर रही हैं तो उसे गंभीरता से लें और इलाज समय पर कराएं और सही डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर शुभम गर्ग, सवाल ये है कि जो महिलाओं से परे अगर हम पूरे समाज की बात करें तो पुरुषों को कौन कौन सी उन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि मतलब सिम्टम्स, पुरुषों में कौन कौन से सिम्टम हैं जो उन्हें बताएं कि वो आने वाले समय में कैंसर की तरफ जा सकते हैं? तो मैम हमारे देश में पुरुषों में सबसे कॉमन कैंसर है वो हेड एंड नेक यानी मुंह नाक कान गले का कैंसर होते हैं, और सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर लंग कैंसर यानी फेफड़ों का कैंसर है। ये सब बहुत अंडर रिपोर्टेड नंबर्स है, इसमें बहुत ज्यादा कैंसर्स होते हैं, बट जो जैसा हमारा रिपोर्टिंग है, जितना हम डेटा कलेक्ट कर पाते हैं, ये बहुत अंडर रिपोर्टेड नंबर्स है, बट जितने भी नंबर्स है उसमें सबसे कॉमन हेड नेक कैंसर है। तो बहुत छोटी चीजें हैं, अगर आपके मुंह में कोई छाला है जो बहुत समय से नहीं ठीक हो रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है, पहले पेनफुल था, पेनलेस हो गया है, ब्लीडिंग हो रही है, दांत अपने आप लूज होके गिर रहा है, आपका आवाज में बदलाव आ रहा है, आपके गर्दन में कोई गांठ हो गया है जो एक्सप्लेन नहीं हो रहा है, आपका वजन कम हो रहा है बिना किसी वजह के, आपकी भूख कम हो गई है, ये बहुत कॉमन रीजंस है, हेड एंड नेक सिम्टम्स है हेड नेक कैंसर के, जो हमें ध्यान देना चाहिए। एंड ऑब्वियसली जो लोग तंबाकू का सेवन ज्यादा करते हैं, स्पेशली खैनी जर्दा जो हम चबाते हैं, उनमें ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिस तरीके से चबाने वाला तंबाकू खराब होता है, उसी तरीके से स्मोकिंग तंबाकू यानी बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, ये इक्वली बैड होता है, और इससे ना सिर्फ आपके मुंह के कैंसर बट आपके फेफड़े का कैंसर, आपके खाने के नल के यानी ईसोफेगस का कैंसर, आपके ब्लैडर कैंसर यानी मूत्रालय का कैंसर, इवन सर्वाइकल कैंसर, पैंक्रियाटिक कैंसर, ये सब भी इससे रिलेटेड पाए गए हैं। बट यूजुअली जो हम सबसे कॉमन कैंसर की बात करें तो लंग कैंसर होता है। तो लंग कैंसर में अगर किसी को खांसी में खून आ रहा है या उनकी खांसी बहुत लंबे समय तक है जो ठीक नहीं हो रही है, ये माना जाता है, यूजुअली हम उसको टीबी लेबल कर देते हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि हर लंबी खांसी टीबी ही होती है। इसलिए इसको इम्पोर्टेंट होता है कि अगर आपको खांसी बहुत लंबे समय से ठीक हो रही है और कोई वजह से ठीक नहीं हो पा रही है, आपको एक डॉक्टर से मिलना चाहिए जो डिसाइड करे कि आपको टीबी है या कैंसर है। इसी तरीके से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, पहले आप 2 मंजिल चढ़ पाते थे और अब 1 मंजिल पे ही सांस फूल रहा है, छाती में दर्द हो रहा है, बगल में गांठ आ रही है, ये बहुत कॉमन सिम्टम्स है जो हमें लंग कैंसर। डॉक्टर शुभम गर्ग, अगर आपको खांसी बहुत लंबे समय से आ रही है, ठीक नहीं हो रही है, तो ऐसे में आपको किसके पास जाना चाहिए, किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए अपने शहर में? आपको एक अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप कैंसर स्पेशलिस्ट के पास जाए, बट अगर आपके जो जनरल फिजिशियन है वो भी अच्छे ट्रेंड है तो वो आपके एक एक्सरे कराएंगे और उसके बाद जरूरत लगेगी तो सीटी स्कैन कराएंगे, जिसमें वो देख पाएंगे कि ये कोई गांठ तो नहीं है या कहीं छाती में पानी तो नहीं भरा। और सबसे कॉमन जांच जो हम बलगम की जांच करते हैं, ऐसे में डॉक्टर शुभम गर्ग, ऐसे में ये भी होता है कि इंसान एकदम हेल्दी है, आपको लगता है कि आप एकदम फिट हैं फिजिकली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको खांसी परेशान कर रही है।
बहुत बहुत कॉमनली होता है मैम, और ये यूजुअली इरिटेटिव कफ होता है। इरिटेटिव मतलब कि ऐसा नहीं आपको बलगम आ रहा है, ऐसा नहीं आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, बट हमारे पास पेशेंट है कि बस जब गहरी सांस लेते तब एक जगह चुभन सी होती है, अदरवाइज हमें कोई तकलीफ नहीं, हम अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। फिर हम एक एक्सरे से शुरुआत करते हैं, उसमें नहीं समझ आता, फिर हम एक सीटी स्कैन कराते हैं और उसमें हमें एक छोटा सा स्पॉट दिखता है, और जैसे किसी और को डाउट होता है ऐसे हमें भी डाउट होता है कि मोस्ट लाइकली ये टीबी होना चाहिए। हम इसकी और जांच कराते हैं, हमें लगता है हम बायोप्सी कराते हैं, हम बलगम की जांच कराते हैं, हम पेट स्कैन कराते हैं, और फिर हम इस निष्कर्ष पे निकलते हैं कि ये कैंसर है। ये बहुत बड़ा चीज होता है जब आप किसी को बोलो कि आपको कैंसर है या नहीं है, तो आपको बहुत श्योर होना चाहिए, स्पेशली अगर आप मना कर रहे हो नहीं है, बिकॉज वो पेशेंट तो 2 महीने 3 महीने के लिए चला जाएगा कि डॉक्टर साहब ने बोल दिया कैंसर नहीं है। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी श्योर बिफोर यू टेल देम कि ये कैंसर नहीं है, बिकॉज खुदा ना खास्ता वो कैंसर निकला और 3 महीने बाद आते उसकी स्टेज डेफिनेटली बढ़ जाएगी। जी जी। तो जिस तरह से आपने बहुत सारे कारण बताए कि अगर आप समय रहते लोग जो इन सब सिम्टम से ग्रसित हैं, आपको आपके आसपास के परिवार के लोगों में लगता है कि ये प्रॉब्लम जो है वो कैंसर की तरफ जा सकती है, तो जरूरी आवश्यक कदम उठाएं और आप डॉक्टर्स के पास जाएं। अच्छे डॉक्टर्स आजकल हर शहर में अवेलेबल हैं। लेकिन आज की तारीख में अगर इतनी बड़ी संख्या में हिंदुस्तान में पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, तो ये तमाम जो सिम्टम्स हमने समझे, कारण हमने समझे, लेकिन हिंदुस्तान जैसे देश में इतनी बड़ी संख्या में पेशेंट्स का बढ़ना, मेडिकल फैसिलिटीज का कमी या जागरूकता की कमी, या फिर डॉक्टर आशीष गुप्ता और तमाम वो सामाजिक कारण जिसका अभी डॉक्टर प्रभात रंजन ने जिक्र किया था कि लोग बचते हैं, जाना नहीं चाहते हैं, और एक सोशल स्टिग्मा भी है। तो आज की तारीख की जरूरत क्या है? नहीं बिल्कुल। डॉक्टर मीना, जैसे आपने कहा, आई थिंक ये सारे कारण एप्लीकेबल हैं। आज वर्ल्ड कैंसर डे पे आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि अवेयरनेस जो है कैंसर की, आई थिंक वो इन सब में से सबसे बड़ा फैक्टर है। जैसे अगर मैं वेस्ट की बात करूं, वेयर आई वाज ट्रेन्ड, वहां पर 70-80% लोग इन टेस्ट्स को करवाते हैं, से घबराते नहीं हैं। बट इंडिया की बात करें तो यहाँ पर मैमोग्राफी का, पैप स्मीयर का, ये जो बहुत बढ़िया टेस्ट हैं, जिसकी वजह से अमेरिका में तो हमें ये कैंसर स्टेज 1 या 2 में मिलते हैं, जब इनका क्योर रेट 80% से भी ज्यादा है। बट अपने देश में बेस्ट डॉक्टर्स इंडिया से जाते हैं दुनिया भर के अंदर इलाज करने के लिए। अपने देश के अंदर स्टेज 3 या 4 में मिलते हैं हमें 80% कैंसर, जब इसका क्योर रेट 20% से भी कम हो जाता है। और उसका जो कारण है वो यही है कि यहाँ पर जो स्क्रीनिंग टेस्ट की संख्या है इज लेस देन 1 to 2%। और अब इसका क्या कारण है? एंड आई थिंक जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है डर। जो हमारे मन में इस कैंसर शब्द के साथ जो डर एसोसिएटेड है, पहले के जमाने में तो हम पूरा कैंसर भी नहीं बोलते थे, सिर्फ इसको सी वर्ड बोला करते थे क्योंकि इतना फियर था। बट जैसे मैं हजारों लोगों से बात करता हूँ तो पता चलता है कि इवन जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज, शहरों में जहाँ पर फैसिलिटीज की कोई कमी नहीं है, आपके हर कोने पे एक डायग्नोस्टिक सेंटर है, एक बड़ा अस्पताल है, वहां पर ये टेस्ट आम डॉक्टर अवेलेबल हैं। पर यही लगता है कि जी मुझे कोई अभी परेशानी नहीं है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, तो अगर अगर हम जाएंगे टेस्ट करवाएंगे तो अगर कुछ मिल गया तो फिर हम क्या करेंगे? और कैंसर के साथ ये जानना बहुत जरूरी है कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए मैमोग्राफी 40 साल के बाद हर 1 साल में, सर्वाइकल कैंसर के लिए पैप स्मीयर 21 साल के बाद हर 3 से 5 साल में, उसके लिए एक वैक्सीन भी अब अवेलेबल है जो बहुत इफेक्टिव है। हमारे कोलन कैंसर के लिए कोलोनोस्कोपी जो एज ऑफ 45, हमारे प्रोस्टेट कैंसर के लिए पीएसए टेस्ट एज ऑफ 45, लंग कैंसर के लिए जो अभी बात हो रही थी एक सीटी स्कैन एज ऑफ 50 अगर स्मोकर हैं। ये सारे टेस्ट हमें मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ कैंसर के लिए आज के दिन इंडिया में अवेलेबल हैं। बट आई थिंक इट इज रियली एक लैक ऑफ अवेयरनेस, सबसे बड़ी बात जो जिस कारण से ये टेस्ट नहीं हो रहे हैं। और जो दूसरा कारण है, जैसे अगर मैं वेस्ट की बात करूं, अभी अभी मैडम बता भी रही थी कि वहां पर ये सारे टेस्ट इंश्योरेंस से कवर्ड हैं। कल हमारा दिल्ली का इलेक्शन है, तो आई थिंक हमें एज एज सिटीजंस एंड एज वोटर्स वी शुड रियली वोट फॉर दोज पीपल जो इन टेस्ट्स को, मैमोग्राफी है, पैप स्मीयर है, ये सीटी स्कैन है लंग कैंसर के लिए, ब्लड टेस्ट है, इनको नेशनल प्रोग्राम्स में, क्योंकि हम एज सिटीजंस एज वोटर्स हम अपनी डिमांड्स को आगे रखेंगे, जब ही आई थिंक हम इंडिया को, जो हमारा ड्रीम है
कि इंडिया को हम कैंसर मुक्त बनाएं, हम कैंसर से घबराएं नहीं, इसको हम जल्दी पकड़े और इस बीमारी पे कब्जा पाएं, आई थिंक वो अचीव हो सकता है। जी, बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि हमें आज की तारीख में हमारे देश के नागरिकों को इस बीमारी से बचाने के लिए जरूरी है कि हम सतर्क हों, सजग हों। सरकार के स्तर पर भी बहुत सारे काम इसको लेकर हो रहे हैं, लेकिन सरकार के स्तर पर प्रयासों को बढ़ाने की कितनी जरूरत डॉक्टर प्रभात आप समझते हैं? क्योंकि जब आप देखते हैं कि सोशल स्टिग्मा इतना बड़ा है, प्रॉब्लम ये है कि समाज में लोग आज भी कैंसर का हवा बनाकर रहते हैं। ऐसे में सरकार के स्तर पर, समाज के स्तर पर और किस तरह के प्रयासों को बढ़ाने की जरूरत है कि हिंदुस्तान में ये पेशेंट की संख्या बढ़ने की बजाय कम हो? मैम 2-3 चीज मैं जोड़ना चाहूंगा। इस सोशल स्टिग्मा में एक और अजीबोगरीब बात है, बहुत सारे पेशेंट्स इवन शहर के भी, उनको यदि आप एफएनसी या बायोप्सी कराने के लिए बोलिए तो ये एक इतना स्ट्रॉन्ग बैठा हुआ है सिस्टम लोगों के दिमाग में चला रहा है सोसाइटी में कि सुई लगने से या चाकू लगने से इस मांस के टुकड़े में या इसमें ये और फैल जाएगा। इसके कारण कई पेशेंट्स रिफ्यूज करते हैं एफएनसी और बायोप्सी करना, या डॉक्टर्स के पास नहीं जाते हैं कि उनको इसका एफएनसी करेगा, बायोप्सी करेगा, ये और भागेगा। दूसरा, मैं मैडम जो बोल रही थी एक उसमें थोड़ा जोड़ना चाहता हूँ मल्टीपल पार्टनर्स के बारे में। हाँ, हमारे सिस्टम में, कल्चर में ये चेंजेस हुए हैं, लेकिन फिर भी सर्विक्स कैंसर या कार्सिनोमा पेनिस की बात करें जो एचपीवी रिलेटेड होते हैं, उसकी संख्या हमारे टोटल काउंट करेंगे तो ये फैक्टर बहुत एक छोटा फैक्टर बनेगा कंट्रीब्यूशन में कि सर्विक्स के कैंसर को मल्टीपल पार्टनर्स, क्योंकि हमारा बहुत एक छोटा पॉपुलेशन उसमें इन्वॉल्व है। आप अपनी आबादी को देखेंगे तो, और फॉरेन्स में जाएंगे तो, और दूसरे कंट्री में जाएंगे उस तरह के ओपन सोसाइटी जाएं, वहाँ ये मल्टीपल पार्टनर्स ज्यादा होते हैं, वहाँ ये एक मेजर कॉज है। यहाँ हमारा एक जो सर्विक्स कैंसर का मेजर कॉज है वो हाइजीन है। इसी पे लेके मूवी भी बनी है सैनिटरी पैड पे, पैडमैन। तो क्या है कि हमारे गांव में या लो सोशियो इकोनॉमिक जो शहरों में भी लोग रहते हैं, उनकी जो हाइजीन है मासिक के समय की, वो बहुत ही लो लेवल की होती है। उतना वो लोग, बहुत लोग पैड नहीं यूज करते हैं, गंदे कपड़े यूज करते हैं अभी भी। सो ये एक पार्ट जिसमें कि कई लोग मुंह में लगे हुए हैं, बहुत सारे अभी संगठन एनजीओ के भी काम कर रहे हैं कि पैड्स के गांव-गांव तक, स्कूल तक पहुंचा रहे हैं। तो ये अवेयरनेस एक चेंज करेगा सर्वाइकल कैंसर में। दूसरा, सर जो बोल रहे थे, ज्यादातर कैंसर के पेशेंट की डायग्नोसिस नॉन ऑन्कोलॉजिस्ट ही करते हैं। तो चूंकि वो बार बार ये फिजिशियन से दिखाया नहीं ठीक हुआ, ये सर्जन से दिखाया नहीं ठीक हुआ, तो फिर दूसरे सर्जन, तीसरे सर्जन पे जंप करते रहता है। वो ऑन्कोलॉजिस्ट के यहाँ जाने से तब तक बचते रहता है जब तक कि उसका कैंसर कंफर्म ना हो। आप किसी को ले जाइए पेशेंट को अपने को कैंसर के डॉक्टर के पास, तो वो वहां से भाग जाएगा। उसको विश्वास ही नहीं होता है कि हमको यहाँ क्यों ले आए हो, मुझे खांसी है या कुछ है तो हमको उस डॉक्टर के पास ले आओ, तुम कैंसर मेरे को क्यों ले आए हो। तो ये चीजें और स्टेज को बढ़ाती हैं और हमारे मेडिकल सिस्टम पे बर्डन बढ़ाती हैं। डॉक्टर शुभम गर्ग, बहुत इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर प्रभात रंजन ने कही है, बहुत इंपॉर्टेंट। आप बीइंग ए ऑन्कोलॉजिस्ट इस बात को महसूस करते हैं कि आपके पास पेशेंट सिर्फ मतलब देर से पहुंचते हैं? मैम, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे पास पेशेंट लेट आते हैं, बट मैं ये भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकता कि सब जगह सेम क्वालिटी के डॉक्टर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम बहुत रिलाय करते हैं हमारे रेफरल सिस्टम पे, हमारे जनरल फिजिशियंस पे। जो एक ऑन्कोलॉजिस्ट सब जगह नहीं हो सकता है, और मैंने पहले भी बोला कि हर मरीज को ऑन्कोलॉजिस्ट तक पहुंचने की जरूरत नहीं है टू बिगिन विद, बट जब डायग्नोसिस हो जाए। सो अभी हम जो बात कर रहे थे कि हमें क्या करने की जरूरत है, ये जो अवेयरनेस की बात है, ये अवेयरनेस ना सिर्फ जनरल पब्लिक के लिए है, बट ये अवेयरनेस जनरल फिजिशियंस के लिए भी है। और हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग
नॉन एलोपैथिक सिस्टम है, आयुष डॉक्टर्स का, नेचुरोपैथी का, BAMS डॉक्टर्स का, सो दे ऑल्सो प्ले, उनका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके माध्यम से और सोसाइटीज के माध्यम से कि हम उनको जाके टीच कराए कि भाई आप टीबी वर्सेस लंग कैंसर को कैसे डिफरेंशिएट करो, ठीक है, बिकॉज कोई भी नहीं चाहता उनका पेशेंट खराब हो, बट अगर उनको पता ही नहीं होगा तो हम तक कैसे पहुंचेंगे। तो जब भी जी। मेरे पास कोई मरीज आते जो थोड़ा लेट होता है, मैं उसके डॉक्टर को नहीं दोष देता, मैं नहीं दे सकता हूं, मैं नहीं देना चाहता हूं, बिकॉज वो इवेंचुअली उनके पास ही जाएगा पेशेंट, ठीक है। सो इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी टीच देम, वी एंगेज विद देम। अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड कैंसर डे साल में एक ही बार आता है और उसी एक ही दिन हम ये प्रोग्राम करते हैं, बाकी 355 डेज हम ये बातें नहीं करते। सो दैट इज द गैप जो हमें मिल रहा है। डॉक्टर कुछ ऐसा करिए कि 365 डेज बात करें, चर्चा करेंगे आपसे इस पे। डॉक्टर वीना आचार्य से भी हमारी चर्चा हुई थी कि कैसे हम डेली बेसिस पर इस पर बात करें और लोगों को जागरूक करें। तो जरूर कुछ ऐसा प्रयास किया जा सकता है मिलजुल कर, क्योंकि समाज में बहुत सारे लोग हैं जो समाज को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, लेकिन उन एक जैसे लोगों को एक मंच पर आने की जरूरत है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये कि हमारे देश में अभी कैंसर के पेशेंट्स जो बढ़ रहे हैं, उसके एनवायरमेंटल, जियोग्राफिकल और तमाम सांस्कृतिक कारण हैं, जिसकी वजह से इन मरीजों की संख्या में हमारे देश में इजाफा हर दिन हो रहा है। हमें अगर इस कैंसर की बीमारी से बचना है तो हमें आक्रामक अंदाज में इसका सामना करना पड़ेगा, जिसमें मेडिकल, सामाजिक, सरकारी तमाम प्रयास जो है वो मिलजुल कर जब अटैक करेंगे तभी कैंसर से हम सामना कर सकेंगे। न्यूज़ 24 पर हमारी हर दिन कोशिश होती है कि समाज के अहम जरूरी मुद्दों पर हम बात करें आप समाज के लोगों के साथ, ताकि हम पत्रकारिता के धर्म को ठीक से निभा सकें और समाज में हम ऐसी परेशानियों को कम करने का माध्यम और जरिया भी बन सके। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।